नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण आखिरी फेज का चुनाव प्रचार थमने के बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आध्यात्मिक यात्रा पर कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाकर पीएम मोदी ने ध्यान पर बैठ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले साल 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद केदारनाथ में रुद्र गुफा में ध्यान लगाया था। तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर खूब ज्यादा सुर्खियों में रही थी। एक बार फिर से आखिरी चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान पर हैं, तो इसे लेकर सियासत भी खूब हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के मौन व्रत पर विपक्ष गर्म है। पीएम मोदी के मौन व्रत पर किसने क्या कुछ कहा, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। 75 दिन लंबा चला लोकसभा चुनाव अभियान आज थम गया। बड़ी बड़ी रैलियां, चुनावी सभा, रोड शो का समापन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमकर पसीना बहाया। आखिरी चरण के मतदान प्रधानमंत्री मोदी से लेकर कई दिग्गज नेताओं की सीट की परीक्षा होनी है, तो कई फिल्मी हस्तियों भी उनकी किस्मत दांव पर लगी है। आखिरी चरण की वोटिंग होना भले ही बाकी हो, लेकिन इंडिया गठबंधन को जीत का पूरा भरोसा है और उसकी तरफ से यह बयान आया है कि जीत के 48 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुन लिया जाएगा। उधर चुनाव अभियान खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदर्शन के आकलन में लगातार जुट गई है। किसके दावों में कितना दम है, राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी आज आपको बताऊंगा। आखिरी चरण के मतदान में पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर तमाम दलों की नजरें हैं। भारतीय जनता पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल तक तमाम नेताओं ने पंजाब में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी ने पंजाब लगातार रैलियां और सभाएं करते रहे। क्या पंजाब में आखिरी वक्त में मुद्दे बदल गए? इन सब के बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पंजाब के वोटरों के नाम एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री ने मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार पर जमकर हमला बोला है। आखिर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। राष्ट्र की आवाज की शुरुआत 2 तस्वीरों के साथ करना चाहता हूं और ये 2 तस्वीरें बहुत ज्यादा खास है। पहली तस्वीर कन्याकुमारी की है जो 2024 की है और दूसरी तस्वीर साल 2019 में केदारनाथ की है। ये दोनों तस्वीरें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, बहुत ज्यादा खास हैं और इनकी सियासत से बहुत गहरा ताल्लुक है। इन दोनों तस्वीरों का हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गहरा ताल्लुक है। तस्वीर में देखिए कि कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और दूसरी तस्वीर में नरेंद्र मोदी केदारनाथ में ध्यान लगा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें हिंदुस्तान की राजनीति के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं और ये दोनों तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार का शोर खत्म होने के बाद हर बार दूसरे राजनेताओं से कुछ अलग करते हैं और 2024 के चुनाव प्रचार का शोर थमते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले भगवती देवी
अम्मन मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना किया। इसके बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान पर बैठ गए। प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान 1 जून यानी वोटिंग के दिन तक चलने वाला है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आखिरी चरण के मतदान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर रुद्र गुफा में ध्यान करने गए थे। पीएम मोदी ने 17 घंटे का इस गुफा में ध्यान लगाया। गुफा में ध्यान करते हुए उनकी तस्वीरें खूब वायरल हुई, खूब चर्चा हुई और एक बार फिर से 2019 के ये तस्वीरें फिर वायरल हो रही हैं। इस बार विवेकानंद रॉक मेमोरियल की खूब चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी जगह पर ध्यान पर बैठे हैं जहां कभी स्वामी विवेकानंद ध्यान मगन हुआ करते थे। स्वामी विवेकानंद के जीवन में इस जगह का काफी ज्यादा महत्व माना जाता है, इसीलिए उनकी जगह का नाम विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी रखा गया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, 1993 में जब स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सभा में शामिल होने से पहले कन्याकुमारी में पहुंचे थे। विवेकानंद ने समुद्र में 500 मीटर की दूरी पर उन्हें एक विशाल शिखा तैरती हुई दिखाई दी। स्वामी विवेकानंद तैरकर उस शिला पर पहुंचे। उस शिला पर करीब 3 दिनों तक ध्यान लगाया था। भौगोलिक दृष्टिकोण से भी यह जगह का बहुत ज्यादा अहम रोल है। यहां अप्रैल महीने में चैत पूर्णिमा के दिन एक अलग तरीके का नजारा दिखता है और उसी दौरान आसमान में सूर्य और चंद्रमा दोनों एक दूसरे के आमने सामने दिखाई देते हैं। मौजूदा वक्त में विवेकानंद रॉक मेमोरियल एक बड़ा बयान, एक बड़ा पर्यटन केंद्र बन चुका है, जो हर कोई वहां जाता है, तस्वीरें खींचता है और उनके चाहने वाले विवेकानंद जी को याद भी करते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे के प्रवास के लिए भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। शनिवार तक समुद्र तट पर्यटकों के लिए बंद रहेगा और निजी नौकाओं को भी चलने की अनुमति इस दौरान नहीं होगी। देश के दक्षिण छोर से इस जिले में 2000 पुलिसकर्मियों का दल तैनात है और कई सुरक्षा एजेंसियां प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के दौरान कड़ी निगरानी रख रही है। पीएम मोदी के इस मौन व्रत को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने जमकर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है, क्या कोई ध्यान करते वक्त कैमरा लगाता है? तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, अब पीएम मोदी फुर्सत में है। तो कांग्रेस ने इसे प्रचार भी बता दिया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के अब आखिरी दौर में इस समय चल रहा है। लोकसभा के 7वें और आखिरी चरण के लिए 1 जून को 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। आखिरी चरण में बाजी मारने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने दांव चल दिए हैं। अब 2 दिन के बाद मतदान होना है। आखिरी चरण की लड़ाई में देश के कई सुपर वीवीआईपी सीटों पर मतदान होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर तक की परीक्षा होनी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से काराकाट और पाटलिपुत्र से लेकर पटना साहिब तक आखिरी चरण में वोट डाले जाने हैं और इन तमाम सीटों पर सियासत के सुपरस्टार से लेकर फिल्म स्टार के सुपरस्टार तक उनकी दांव भी लगा हुआ है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आखिरी चरण में जिन 57 सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें हिमाचल पंजाब की सभी सीटें शामिल हैं। चंडीगढ़ की 1 सीट है, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें इसमें शामिल हैं, बिहार की 8 लोकसभा सीटें हैं, झारखंड की 3 लोकसभा सीट शामिल है, उड़ीसा की 6, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 7वें चरण की जिन 57 सीटों पर मतदान होना बाकी है, 2019 में उन लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन काफी ज्यादा अच्छा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 57 लोकसभा सीटों में से
बीजेपी ने 25 सीटें जीती। अगर पूरे एनडीए की मैं बात करूं तो 32 सीटें एनडीए 2019 में जीतने में कामयाब रही थी, जबकि कांग्रेस को 2019 में महज 8 सीटों से संतोष करना पड़ा था, जबकि यूपीए को सिर्फ 9 सीटें मिली थी और बाकी जो दूसरे दल हैं उनको 14 सीटें हासिल हुई थी। 2024 के चुनाव का आखिरी सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए बेहद अहम माना जाता है। इस आखिरी चरण में बीजेपी कांग्रेस दोनों ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश करने के मूड में है। 16 मार्च से शुरू हुए चुनाव प्रचार का शोर अब पूरी तरीके से थम गया है। वैसे तो तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने जमकर रैली, रोड शो की, लेकिन कोई भी नेता पीएम मोदी की बराबरी नहीं कर सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना धूप देखी, ना छांव देखी, ना बरसात देखी, लगातार जनता से संपर्क साधते रहे, लगातार लोगों से मुलाकात करते रहे, रैलियां करते रहे, रोड शो करते रहे, टेलीविजन चैनल्स को इंटरव्यू भी देते रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 206 रैलियां की, रोड शो की। पीएम मोदी ने रिकॉर्ड स्तर पर मीडिया कर्मियों को इंटरव्यू भी दिए। पीएम मोदी ने इस दौरान तमाम न्यूज चैनल्स को करीब 80 इंटरव्यू भी दिए थे। यह भी अपने आप में एक इतिहास है कि हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री ने इतने सारे इंटरव्यू दिए हैं। अगर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मैं बात करूं तो खड़गे साहब ने करीब 100 से ज्यादा रैलियां करी हैं, 20 से ज्यादा खड़गे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीवी चैनल को करीब 50 से ज्यादा इंटरव्यू भी दिए हैं। इसके अलावा अगर राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी ने 107 रैलियां की हैं, रोड शो किए हैं। अखिलेश यादव ने लगभग 70 रैलियां की हैं, 4 रोड शो किए हैं। ममता बनर्जी ने 61 रैलियां की हैं, रोड शो की हैं, पदयात्राएं की हैं, जो उनका फेवरेट काम माना जाता है, पदयात्रा करना। चुनावी मैदान में तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने दावा और वादा जमकर किया है। चुनावी मैदान में दावा इस तरीके से गर्म है कि बीजेपी जहां 400 पार और तीसरी बार सरकार का नारा खूब उछाला जा रहा था। 2024 के नतीजों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। पंजाब के होशियारपुर में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तीसरी टर्म की सरकार की शुरुआती 125 दिनों का रोड मैप भी बता दिया। तो महागठबंधन ने मोदी की विदाई की तारीख भी बता दी है। यानी दोनों तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको इन दोनों नेताओं को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए कि ये नेता किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जाते जाते भी लगा रहे हैं। चुनाव की इस भागदौड़ में भी हमारी सरकार एक पल भी व्यर्थ नहीं कर रही है। सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। इसमें भी 25 दिन विशेष तौर पर युवाओं के लिए केंद्रित किए गए हैं। अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लेने हैं, इसकी भी रूपरेखा खींची जा चुकी है। वो तो मोदी जी को पता लग जाएगा, रिजल्ट के बाद पता चलेगा। हाँ, रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा। आप मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में कैसे देखते हैं? मोदी का चलिए आप मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में कैसे देखते हैं? मोदी गए। जी सर, मोदी गए, अब मोदी गए। हाँ। फिर आपका सत्ता बनेगा तो आपका क्या कुछ प्लान बता सकते हैं क्या? सारा प्लान बना। हम बीजेपी की सरकार को
सत्ता में आने से रोक रहे हैं और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक रहे, इसलिए उतने आंकड़े हमारे पास है। तो इसीलिए इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि हम जरूर उनको सत्ता से हटाएंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव 2024 में कई मुद्दे छाए रहे। संविधान से लेकर आरक्षण, पाकिस्तान से लेकर पीओके जैसे तमाम मुद्दे हैं जो पूरे चुनावी सफर में गूंजते रहे। लेकिन अब आखिरी दौर से पहले महात्मा गांधी को लेकर घमासान मचा हुआ है। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि दुनिया को महात्मा गांधी के बारे में फिल्म बनाने के बाद पता चला। इस बयान के बाद कांग्रेस ने उन पर निशाना साधा, पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तक ने यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर खूब घेर रहे हैं। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, राहुल गांधी को सुन लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुन लीजिए कि महात्मा गांधी वाले बयान को लेकर पीएम मोदी को किस तरीके से दोनों नेता घेर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारी दुनिया को ये बताया कि उनको महात्मा गांधी के बारे में रिचर्ड एटनबर्ग की फिल्म देखने के बाद पता चला। मुझे हंसी आती है कि एक फिल्म देने के बाद दुनिया को महात्मा गांधी जी का परिचय हुआ। ये कहना एक प्रधानमंत्री जी के लिए मैं समझता हूँ क्या अज्ञान समझो, या वो पढ़े नहीं महात्मा गांधी के बारे में। कम से कम हमारे वक्त तो ये था कि नॉन डिटेल था महात्मा गांधी जी के ऊपर, और अगर पढ़ते या पढ़े होंगे मेरे को मालूम नहीं, ये ऐसी बातें नहीं बोल सकते थे। शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते, वो गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब लोग गांधी से इंस्पायर हुए। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गांधी का रास्ता अपनाते हैं, अहिंसा और सत्य के रास्ते पे चलते हैं। लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है, हिंसा और अहिंसा के बीच में है। हिंसा के लोग, असत्य के लोग ना अहिंसा को समझ सकते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं। इसलिए तमाम दल पंजाब में मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश करने में लगे हैं। पंजाब में मतदाताओं का मूड बहुत ज्यादा अप्रत्याशित रहा है। पंजाबी लोग हमेशा कुछ अलग करते दिखे। हिंदुस्तान के मूड के साथ भी उनका मूड हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ऐसा राजनीति के जानकार कहते हैं। साल 2014 में आम आदमी पार्टी को 4 सीटें देने वाले पंजाब ने 2019 में सिर्फ 1 सीट दी थी और 2022 आते आते आम आदमी पार्टी ने विधानसभा की 3/4 सीटों पर कब्जा कर लिया। 2022 में सीएम भगवंत मान की छोड़ी हुई संगरूडू सीट पर पंजाबियों ने आम आदमी पार्टी को बाहर कर दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार और 84 के सिख विरोधी दंगों के बाद किसी को यकीन नहीं था कि यहां कभी कांग्रेस अपने जड़ें जमा सकती है। आज पंजाब की सबसे मजबूत पार्टी में से एक कांग्रेस मानी जाती है। सवाल यह उठता है कि किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को गांव में नहीं घुसने देने वाली जनता क्या कभी बीजेपी को ताज पहना पाएगी पंजाब में? इसका जवाब 4 जून को मिल जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पंजाब की 13 सीटों को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच पंजाब में मतदान से ठीक पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वोटरों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। मतदाताओं से अपील में मनमोहन सिंह ने कई बातों पर खुलकर लिखा है। मनमोहन सिंह ने इस चिट्ठी में पीएम मोदी पर कई आरोप भी लगाए हैं। मनमोहन सिंह ने आखिर अपनी चिट्ठी में क्या लिखा, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि आखिरी चरण में जब पंजाब में वोटिंग होनी है उस पर क्या लिखा। उन्होंने लिखा है कि मोदी ने हेट स्पीच से पद की गरिमा कम की,
आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इतने नफरत भरे भाषण नहीं दिए। बीजेपी सरकार ने पंजाब को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। किसान आंदोलन में शहीद होने वाले 750 किसानों में ज्यादातर पंजाब के आंदोलनजीवी और परजीवी कहकर किसानों पर जुबानी हमला किया। मोदी की नीति से किसानों की घटी आय, किसानों की रोजाना की औसत आय 27 रुपए। सरकार की नीतियों ने किसानों की बचत खत्म की। यूपीए सरकार ने 3.73 करोड़ किसानों का 72,000 का कर्जा माफ किया। यूपीए शासन में पिछले 10 साल की तुलना में दुगना विकास। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसान न्याय के जरिए तहत 5 गारंटी, जिसमें कांग्रेस किसानों को एमएसपी भी देने की गारंटी दे रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पंजाब में इस बार का सियासी समीकरण बहुत ज्यादा बदला हुआ है। 27 साल से पंजाब में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली अकाली दल इस बार अलग होकर चुनाव लड़ रही है। इतना ही नहीं, पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अलग अलग चुनावी मैदान में है। पंजाब की सत्ता में आम आदमी पार्टी है, जिसके चलते उसे इस बार अपनी सीटें बढ़ाने की उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि बीजेपी से किसानों की नाराजगी का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। इसलिए कांग्रेस पंजाब के मतदाता अपने पाले में करने की पूरी कोशिश करने में लगे हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में किसानों को लेकर पीएम मोदी पर वार किया। अब इसका कांग्रेस को कितना फायदा होगा, ये आने वाली 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन तमाम राजनीतिक दल ये मौका नहीं छोड़ रहे कि किस पार्टी को ज्यादा वोट चाहिए। हर पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए, हर पार्टी को ज्यादा से ज्यादा नेता के चुनाव जीतने का इंतजार है। लेकिन ये जनता है, सब जानती है। 4 जून को यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कौन इस देश में सरकार बनाएगा, कौन आपके इलाके का एमपी होगा, कौन आपके नए मंत्री होंगे। ये आने वाले वक्त में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।